आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टीसीपी आईपी स्टैक का जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है, जो कि डेटा लिंक या फिर तो फिजिकल लेयर उसको बोलते हैं, वो कैसे काम करता है। यहां पे देखिए, इस डायग्राम में एक छोटा सा इंटरनेट यहां पे बनाया गया है, जिसमें कि एलिस यहां पे बात करने की कोशिश कर रही है बॉब के साथ, जो कि दुनिया के कहीं और एक कोने में बैठा हुआ है। बीच में बहुत सारे राउटर्स हैं, बहुत सारे और वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं, लैंड्स हैं। तो इसका जो पैकेट है वो यहाँ से इस राउटर के पास, फिर ऐसे होते होते बॉब के पास आके पहुंचता है। एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर्स में हम क्या करते हैं, लॉजिकल कनेक्शन बनाते हैं। जैसे कि एलिस के पास जो एप्लीकेशन लेयर चल रहा है, मान लीजिए वो कोई एक प्रोटोकॉल एचटीटीपी है। मान लीजिए बॉब एक सर्वर चला रहा है जिसपे कि साइंटिफिक बुक्स मिल रहे हैं, और एलिस अपने क्रोम के ब्राउजर से उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। तो एलिस के पास जो एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल चल रहा है एचटीटीपी, उसका सीधा एक लॉजिकल कनेक्शन बॉब के एप्लीकेशन लेयर के साथ बनता है। नीचे के लेयर्स में क्या होता है, इन एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम चीज आप ट्रांसपोर्ट और कुछ हद तक नेटवर्क लेयर के लिए भी बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे के लेयर्स उसके पैकेट्स को लेके कैसे बॉब के जो प्रोसेस जो चल रहा है वहां पे, जो एक सर्वर का प्रोसेस चल रहा है एचटीटीपी सर्वर का, कैसे जाके वहां पे पहुंचता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, नेटवर्क लेयर में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क लेयर में मान लो अपने सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी दे के पैकेट को एलिस ने भेज दिया, तो वो क्या होता है कि राउटर जो R2 है, यहां पे पहुंचते पहुंचते वो पैकेट को इंस्पेक्ट किया जाता है कि चलो इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है। वो देखने के बाद फिर R2 डिसाइड करता है कि इसको वो R1 को भेजेगा या वो R4 को भेजेगा, क्योंकि R2 के पास एक फॉरवर्डिंग टेबल है जो कि उसने राउटिंग एल्गोरिदम लगा के, जैसे कि RIP हो गया, OSPF हो गया, या फिर नहीं तो BGP हो गया, ये सबको यूज करके वो एक फॉरवर्डिंग टेबल बनाता है। फिर R2 बोलता है कि नहीं नहीं, ये बॉब के लिए जो पैकेट जा रहा है इसके लिए हमको R4 को फॉरवर्ड करना चाहिए। फिर R4 फिर अपने नेटवर्क लेयर में देखता है कि डेस्टिनेशन आईपी बॉब का आईपी है, तो वो फिर उसको अब R5 की तरफ उसको पैकेट को धकेलता है। तो ऐसे करते करते जाते हैं। लेकिन डेटा लिंक और फिजिकल लेयर में क्या होता है, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पैकेट एलिस से लेके बॉब तक जा रहा है। इनका काम बस ये है कि पैकेट को लो, जो कि नेटवर्क लेयर से तुमको मिला, जो आईपी का पैकेट है तुमको जो मिला, उसको नेक्स्ट नोड तक, नेक्स्ट जो फिजिकली कनेक्टेड नोड है वहां तक कैसे लेके उसको पहुंचाए। मतलब ये एलिस के पास जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर यहां पे है, वैसे ये दोनों लेयर सेम होते हैं टीसीपी आईपी का जो ओरिजिनल प्रोटोकॉल डेफिनेशन में। लेकिन आपके किताब में, नहीं तो बच्चों को पढ़ाने के टाइम हम इन दोनों लेयर को अलग अलग करके दिखाते हैं, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर करके दिखाते हैं। लेकिन मैं जब यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूं, मैं इनको एक ही मानता हूं। तो इनका काम क्या है कि वो नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट नोड तक कैसे डेटा जाके पहुंच जाए। यहाँ पे नेक्स्ट नोड क्या है, एलिस के लिए जो नेक्स्ट नोड है वो ये वाला है, ये उसका जो फिजिकल लेयर है, और नोड हो गया R2। तो एलिस के कंप्यूटर से वो राउटर R2 तक कैसे डेटा फिजिकली, कोई तार पे नहीं तो वायरलेसली जाके पहुंचेगा, ये वो सबसे नीचे वाले लेयर का काम है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आईपी पैकेट के अंदर बॉब का आईपी एड्रेस भर रखा है डेस्टिनेशन आईपी के फील्ड में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनको बस काम यह है कि एलिस से लेके पैकेट लेके R2 को देना है। फिर R2 का जो फिजिकल लेयर है वो देखिए कैसे R4 के पास पैकेट जाएगा, तो वो नेक्स्ट नोड तक ही देखते हैं, उसके आगे तक उनका कोई काम नहीं है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो फिजिकल जो मीडिया जो है यहाँ पे, मान लो एलिस से लेके R2 तक, R2 से लेके R4 तक, ये सबका जो 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 मीडियम है ये अलग हो सकता है। कोई कोई फिजिकल मीडियम यूज कर रहा है, कोई वायरलेस यूज कर रहा है, कोई कोई फाइबर यूज कर रहा है, कोई सैटेलाइट लिंक यूज कर रहा है। तो इसीलिए नोड टू नोड ये बदलता रहता है। तो इसीलिए इनका जो फ्रेम करने का जो तरीका है, एरर डिटेक्ट करने का जो तरीका है, ये सारी चीजें बदलते रहते हैं। तो इसीलिए बस एक नोड से दूसरे नोड तक पैकेट पहुंच गया तो वो फिजिकल लेयर का काम वहां पे खत्म होता है। फिर आगे जाके जो दूसरा फिजिकल लेयर है वो देखेगा कि वो डेटा को लेके फिर से कैसे एनकैप्सुलेट करके वो नेक्स्ट नोड तक लेके पहुंचाए। अच्छा, तो यहां पे देखिए, हमने ये जो लैपटॉप है इसको एक नोड बना दिया, ये राउटर को यहां पे एक नोड बना दिया, ये राउटर यहां पे नोड, राउटर फिर से नोड, यहां पे जो डेस्टिनेशन पे जो सर्वर है बॉब का मान लो, वो और एक नोड हो गया। और बीच में जो तार या वायरलेस के जो लिंक्स है उनको हम
लिंक्स बोलते हैं। फिजिकल लेयर का, डेटा लिंक लेयर का जो काम है वो है कि एक नोड से लेके दूसरे नोड तक डेटा पहुंचा दो। फिर वो वाले नोड से ये वाले नोड तक कैसे जाएगा, वो फिर बाद में फिर से उसका एक रिकंसिडरेशन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये वाले नोड से ये वाले नोड तक एक लॉजिकल कनेक्शन बन गया। यहां पे कुछ लॉजिकल नहीं होता, यहां पे सब कुछ फिजिकल है। ऊपर के लेयर्स में तुम लॉजिकल एड्रेसेस यूज करते हो, जैसे कि हो गया यूआरआईज, पोर्ट्स, आईपी एड्रेसेस, ये सारे लॉजिकल एड्रेसेस है, इसमें कोई फिजिकल नहीं होता। लेकिन फिजिकल लेयर में, डाटा लिंक लेयर में तुम्हारा फिजिकल एड्रेसेस यूज होते हैं, हार्डवेयर एड्रेसेस यूज होते हैं, इनको मैक एड्रेसेस भी बोलते हैं। दो टाइप्स के फिजिकल लिंक्स होते हैं। एक हो गया तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट लिंक। उसका मतलब यह है कि मान लो यहां पे एक नोड है और यहां पे एक नोड है, दोनों के बीच में जो लिंक है ये पॉइंट टू पॉइंट है। मतलब ये जब डेटा भेजेगा तो इसके पास ही जाएगा, और ये जब डेटा भेजेगा तो इसके पास ही आने वाला है। बस दो ही लोग इसमें बात करेंगे, और वो भी टर्न लेके, दोनों एक साथ कभी बात नहीं करेंगे। जब ये बात कर रहा है तो ये बात नहीं करेगा, जब ये बात कर रहा है तो ये बात नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि ये लिंक के अंदर कलिजन होने के चांसेस नहीं है। मतलब दोनों एक साथ बात करेंगे तो सिग्नल बीच में करप्ट हो सकता है, तो वो होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट लिंक में क्या होता है कि कोई कभी भी बात कर सकता है। मान लो यहां पे मैं और एक कोई एक नोट डाल देता हूं, तो ये जो लिंक बन गया बीच में, ये जो लिंक बन गया यहां पे, देखो ये एक ही तो लिंक है, ये फिजिकल जो ये जो तार है ये तीनों को कनेक्ट करता है ना। तो ये क्या करता है, फिर इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये बात कर रहा है और ये दोनों अगर एक साथ बात करना शुरू किया इन लोगों ने, तो ये तार पे कलिजन हो सकता है, डेटा का करप्शन होने के चांसेस हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रॉडकास्ट लिंक का जो डेटा लिंक लेयर है वो फिर दो सब लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। एक हो गया डेटा लिंक कंट्रोल सब लेयर, जिसमें कि डेटा का जो फ्रेमिंग होता है, जो एरर कंट्रोल के एक्स्ट्रा बिट्स हम लगाते हैं, चेकसम हो गया, सीआरसी हो गया, पैरिटी हो गया, जो भी यूज करते हैं, आगे जाके हम देखेंगे वो एल्गोरिथम्स काफी इंटरेस्टिंग है, वो सब कुछ ये करता है। फिर एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी होता है। क्यों? कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, इसीलिए जरूरत है क्योंकि अगर मान लो ये भी बात करने की कोशिश कर रहा है, ये भी बात करने की कोशिश कर रहा है, हम ऐसे एल्गोरिथम्स लगाएंगे जैसे कि दोनों एक साथ बात ना करें। मतलब कोई एक बात करे, उसका डेटा जाके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, जो लास्ट बिट है वो जाके जिसको पहुंचना था पहुंच जाए। क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट मीडियम है, इसमें एक और एक पार्टी के साथ ही बात नहीं कर रहा है। इसमें अगर ये बात करेगा तो ये इन दोनों को सुनाई देगा, यहां पे ये जो दोनों बैठे हैं दोनों को सुनाई देगा, क्योंकि एक ही फिजिकल मीडियम तीनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसीलिए अगर एक यहां पे नोड बात कर रहा है तो हमको एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल सबलेयर चाहिए, जो कि देखेगा कि अगर ये मीडियम अगर अभी कंज्यूम्ड है, इसमें कोई एक ट्रांसमिट कर रहा है डेटा, तो बाकी सब लोगों को चुप बैठना है, नहीं तो कलिजन हो सकता है, डेटा करप्ट होने के चांसेस है। तो ये ब्रॉडकास्ट लिंक में ये लागू होता है, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक है जिसमें कि कलिजन होने के चांसेस है नहीं, बस दो ही पार्टी एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसमें बस हमको डेटा लिंक कंट्रोल सबलेयर चाहिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल करने की जरूरत है नहीं है। बस इतना जानना यहां पे आपको जरूरी है। तो चलिए फ्रेमिंग के बारे में बात करते हैं। फ्रेमिंग क्या होता है, आपने अपर लेयर से कुछ डेटा भेज दिया। अपर लेयर कौन सा होता है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपका जो लेयर होता है अपर लेयर टीसीपी आईपी स्टैक में, वो हो गया नेटवर्क लेयर, जहां पे कि आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो ज्यादातर यूज होता है। वहां पे तुमने क्या किया, आईपी में क्या किया, आईपी का हेडर तुमने लगाया, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लिया यूटीपी या टीसीपी से, वो तुमने अंदर एनकैप्सुलेट किया, और ये पूरा का पूरा आईपी पैकेट को तुमने नीचे के लेयर में दे दिया, जो कि यहां पे डेटा लिंक लेयर है। वो फिर क्या करेगा, ये डेटा को लेके उसको फिर पैकेज करेगा, वो भी तो एनकैप्सुलेट करेगा, वो भी तो अपना खुद का एक यहां पे हेडर लगाएगा। फिर यहां पे एक ट्रेलर भी लगा सकता है, जो कि डेटा रखने के बाद उसके सामने उसने हेडर लगाया, उसके पीछे उसने ट्रेलर लगाया, और कुछ फ्लैग्स भी होते हैं, है ना। ये फ्लैग्स का काम क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन ये कोई एक तार पे नहीं तो वायरलेसली ट्रांसमिट होता है। तो जो रिसीवर है उसको कैसे पता चलेगा कि अभी एक नया फ्रेम आने वाला है, तो क्या होता है, यहां पे फ्लैग में हम कुछ ना कुछ एक डीलिमिटर लगाते हैं, वो सिग्निफाई करता है कि एक फ्रेम अभी खत्म हुआ और एक नया फ्रेम अभी आने वाला है। तो जो रिसीवर को जब ये फ्लैग दिखेगा, जो भी इस फ्लैग का कंटेंट हम आगे जाके देखेंगे, ये प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल चेंज होता रहता है, वो फ्लैग अगर रिसीवर को दिख गया, क्योंकि सेंडर और रिसीवर को पता है कि हम ये जो पर्टिकुलर फ्लैग है उसको हम यूज करने वाला है, वो प्रोटोकॉल का एक पार्ट है, तो वो जब
रिसीवर को दिख गया तो रिसीवर को पता चल जाए कि हाँ हाँ हाँ, अभी एक फ्रेम खत्म हुआ तो मुझे अभी दूसरा फ्रेम रिसीव करने के लिए रेडी रहना चाहिए। कभी भी वो फ्रेम का जो है वो हेडर आ सकता है, तो मैं हेडर को देखूंगा देखूंगा कि मेरा इसमें जो जो फिजिकल एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस, वो मेरा है कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, अगर कोई चेकसम है तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो वो फ्लैग का काम है, वो एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से अलग करता है, उसको हम एक डीलिमिटर भी बोलते हैं। तो दो किस्म के फ्रेमिंग होते हैं, एक तो हो गया आपका कैरेक्टर्स को यूज करके फ्रेमिंग करते हैं, और एक होता है बिट्स को यूज करके फ्रेमिंग करते हैं। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग है, बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग है। कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग में हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को एक साथ जोड़ते हैं। एक कैरेक्टर मान लो आपने ए ले लिया, नहीं तो बी ले लिया, नहीं तो कोई भी जो ASCII मतलब ASCII कैरेक्टर सेट हम यूज कर रहे हैं। ASCII में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? जो एक्सटेंडेड वाला होता है इसमें 8 बिट्स यूज होता है पर कैरेक्टर, मतलब 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 8 जो होता है वो 256 होता है। तो उतने कैरेक्टर्स आपके ASCII के सेट में है। मान लो इनमें से हम एक एक कैरेक्टर्स को लेके हमने एक फ्रेम बनाया, ठीक है। तो फ्रेम में क्या होगा, शुरू में एक फ्लैग होगा जो कि मान लो कोई एक कैरेक्टर होगा। हमने मान लो ये जो कैरेक्टर है इसको हमने एक फ्लैग बोल के हमने उसको सिग्निफाई किया, उसको बोला कि तुम जो हो वो फ्लैग हो, तुम जब भी आओगे तो रिसीवर को पता लगना चाहिए कि यहां पे एक फ्रेम का एंड हुआ है और दूसरा फ्रेम शुरू हो रहा है। उसके बाद हेडर रखेंगे, हेडर में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे। फिर आपका डेटा यहां पे शुरू हो गया, ये जो बीच में जो ब्लू वाला एरिया है इसमें डेटा आएगा। ये डेटा कहां से आएगा? ऊपर के लेयर से, नेटवर्क के लेयर से, आईपी जहां पे ज्यादातर यूज होता है। उसके बाद हम एक ट्रेलर लगाएंगे जो कि कैरेक्टर से बना हो। फिर उसके बाद एक फ्लैग आएगा, ये फ्लैग क्या करेगा, सिग्निफाई कराएगा रिसीवर को, चलो अभी और एक, ये तो फ्रेम खत्म हुआ और एक फ्रेम अभी आने वाला है। एक चीज सोच के देखो कि ये जो फ्लैग है ये भी तो एक कैरेक्टर है। ऊपर से जो डेटा ये ब्लू वाले एरिया में हम स्टोर कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क लेयर से जो डेटा आ रहा है इसके अंदर ये फ्लैग का कैरेक्टर कभी होना नहीं चाहिए। वो तो आर्बिट्ररी डेटा भेजेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे फिजिकल लेयर में कैसा फ्रेमिंग हो रहा है, तुम कौन से कैरेक्टर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो कि उसको फ्लैग बोल के तुम घोषित किए हो, ये ऊपर के लेयर को पता नहीं है। तो क्या होगा, तो मान लो डेटा में अगर वो फ्लैग कैरेक्टर आ गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। रिसीवर क्या करेगा, जब वो रिसीव कर रहा है ये फ्रेम को, अगर डेटा के बीच में उसको ये फ्लैग का कैरेक्टर मिल गया तो वो तो क्या करेगा, वो मानेगा कि अरे अरे इसमें तो ट्रेलर भी आया नहीं, कुछ आया नहीं, तो चलो मैं ये जो फ्रेम है मानता हूं कि ये यहां पे खत्म कर दूं। और वो ये मानेगा कि ये फ्लैग के बाद यहां से लेके और एक नया फ्रेम शुरू हो रहा है, लेकिन वो गलत है। वो फ्रेम वहां पे खत्म नहीं हुआ था, वो ऐसे हुआ था कि ये जो फ्लैग कैरेक्टर है वो डेटा का एक पार्ट था, ठीक है, ऊपर के लेयर ने दे दिया था, लेकिन फ्रेम तो आके यहां पे खत्म हो रहा है ना। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया कैरेक्टर लेंगे जिसको कि हम एस्केप कैरेक्टर बोलेंगे, ESC, ठीक है। तो कभी भी ये फ्लैग वाला कैरेक्टर अगर डेटा के अंदर है उसके पहले हम इंसर्ट कर देंगे ये एस्केप वाले एक कैरेक्टर को। तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर देखेगा कि अच्छा अभी एक ESC वाला जो कैरेक्टर है वो आया है, इसका मतलब इसके बाद का जो कैरेक्टर होगा वो फ्लैग हो सकता है। हाँ, अगर वो फ्लैग है तो मैं उसको फ्लैग जैसा नहीं मानूंगा, मैं उसको डेटा का एक नॉर्मल पार्ट मानूंगा और मैं फ्रेम को यहां पे बंद नहीं करूंगा। आई विल नॉट कंसिडर दिस एज द एंड ऑफ द फ्रेम, आई विल कंसिडर दिस फ्लैग एज अ पार्ट ऑफ डेटा कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर। अच्छा तुम बोलोगे ज्योति फिर ये ESC कैरेक्टर भी तो डेटा का पार्ट हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि ESC कैरेक्टर डेटा का पार्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये ESC कैरेक्टर इटसेल्फ इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द डेटा कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर देन यू विल एस्केप इट यूजिंग अनदर ESC। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये ESC था और इसको एस्केप करने के लिए हमने बाएं तरफ और एक ESC लगाया, और ये हम करते रहेंगे। तो कभी भी अगर फ्लैग डेटा में आता है उसको हम एस्केप करेंगे, लेकिन एस्केप इटसेल्फ इफ इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा, उसको एस्केप करने के लिए उसके बाएं तरफ और एक एस्केप हम लगाएंगे। अच्छा, तो रिसीवर के साइड पे क्या होगा,
इसको हम स्टफिंग बोलते हैं, हम स्टफ करते हैं, जो ईएससी कैरेक्टर को हम स्टफ करते हैं डेटा के अंदर। थोड़ा सा डेटा का साइज बड़ा होता है, लेकिन वो रियल डेटा का साइज बड़ा नहीं होता, क्योंकि रिसीवर में हम ये एस्केप को डिस्कार्ड कर देंगे। यहां पे देखो, रिसीवर के पास ये आया, तो रिसीवर क्या करेगा, बोलेगा अरे अरे अरे, ये जो ईएससी यहां पे बाएं तरफ लगा है इसको निकाल देता हूं। तो उसने अनस्टफ किया उसको और बस फ्लैग को रहने दिया, क्योंकि वो तो डेटा का पार्ट था, वो अपर लेयर से आया था। ये फ्लैग का मतलब ये नहीं है कि वो फ्रेम वहां पे खत्म हो रहा है, ये बस ऐसे डेटा का पार्ट है। हमने ईएससी को हटा दिया, और यहां पे भी देखिएगा, यहां पे दो ईएससी है, मतलब रिसीवर समझेगा कि ये जो ईएससी राइट साइड में है वो क्या है, वो एक्चुअली डेटा का पार्ट है, तो उसको वो यहां पे रखेगा। लेकिन ये बाएं तरफ का जो ईएससी है वो तो बस एक दिया था, हमने स्टफ किया था, ये बताने के लिए कि राइट साइड में जो ईएससी है इट इज पार्ट ऑफ डेटा। डोंट थिंक ऑफ इट एज एन एस्केप कैरेक्टर, वो किसी को एस्केप करने का हेल्प नहीं कर रहा है यहां पे, वो बस डेटा का एक पार्ट है। तो हम उसको हटा के यहां पे एक ही ईएससी रखेंगे, क्योंकि वो डेटा का पार्ट था, तो उसको हम अपर लेयर को भेजेंगे अनस्टफ करने के बाद। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग का थोड़ा सा आइडिया। अच्छा, तो बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग भी होता है। तो हमेशा जो डेटा होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कैरेक्टर के टर्म्स में तुम फ्रेमिंग करोगे, तुम एक एक सिंगल बिट्स को जोड़ के भी फ्रेमिंग कर सकते हो। इसमें द यूनिट ऑफ डेटा इज अ सिंगल बिट, ठीक है। कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग में द यूनिट ऑफ डेटा हैज टू बी अ सिंगल कैरेक्टर, बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग में इट हैज टू बी अ सिंगल बिट, ठीक है। एक एक बिट को जोड़ के तुम बनाओगे। इसमें भी फ्लैग होता है, और वो जो फ्लैग होता है वो यूजुअली जो सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये एक बहुत पॉपुलर फ्लैग है। जीरो होता है, उसके बाद देयर आर 6 वंस फॉलोड बाय अनदर जीरो, और ये जब भी होता है तो रिसीवर को पता चलता है कि अरे जीरो आया, फिर 6 वंस आए, फिर एक जीरो आया, मतलब वो रेडी हो जाएगा कि अभी नेक्स्ट जो बिट आने वाला है, ये वाले जीरो के बाद जो नेक्स्ट बिट आएगा वो हेडर का पार्ट है, ठीक है। तो हेडर एक बार आ गया, हेडर आने के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी हेडर का कंटेंट्स होगा, वो रिसीवर उसको देखेगा। उसके बाद अपर लेयर से जो डेटा है वो बिट्स के फॉर्म में यहां पे ब्लू वाले एरिया में स्टोर्ड होंगे। उसके बाद फिर ट्रेलर आएगा, उसके बाद फिर से फ्लैग आएगा, जो कि रिसीवर को बताएगा कि ये वाले एरिया में फिर से नेक्स्ट वाले फ्रेम का हेडर होने वाला है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे हेडर होगा, वो तैयार रहेगा। यहां पे फिर से वो सेम प्रॉब्लम होने वाला है। ये जो फ्लैग है, जीरो के बाद 6 वंस और एक जीरो है, ये डेटा का पार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अच्छा, तो फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो थोड़ा से प्रोएक्टिव रहते हैं। वो क्या करते हैं कि कभी भी जीरो के बाद 6 वंस को आने देते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, यहां पे देखो, ये जीरो है, उसके बाद 5 वन आने के बाद, ठीक है, यहां पे भी तो सेम है ना, जीरो है, उसके बाद बहुत सारे वंस है, लेकिन 5 वंस आने के बाद ही वो, और एक वन आने के पहले ही वो क्या करते हैं, यहां पे एक जीरो को डाल देते हैं। तो मतलब यहां पे जीरो के बाद जो 6 वंस होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको वो जीरो कर देते हैं, वो कभी होने ही नहीं वाला। तो जीरो के बाद अगर 5 वंस आ गए हैं तो वो वहां पे जबरदस्ती एक जीरो डाल देता है। तो एक जीरो के बाद, रूल है ये, एक जीरो के बाद अगर 5 वंस कभी भी आता है तो वो क्या करता है, यहां पे एक जीरो डाल ही देता है कंपल्सरीली। तो मतलब वो जीरो के बाद 6 वंस होने का पॉसिबिलिटी को जीरो कर देता है। ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहां पे भी ऐसा हुआ, यहां पे भी देखो, जीरो के बाद फिर 5 वंस है, तो ये यहां पे एक एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया, ठीक है। और क्या रिसीवर क्या करेगा, कभी भी देखेगा जीरो के बाद 5 वन आता है तो वो ये जो जीरो एक्स्ट्रा है उसको वो निकाल देगा, उसको वो अनस्टफ कर देगा। तो अपर लेयर में जो डेटा भेजना होता है वो फिर जैसा यहां पे आया था, तो वैसे होके रिसीवर के साइड में हम अपर लेयर को डेटा दे देंगे।